हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग समझते होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5 हिंदी बुक एनसीईआरटी की सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर लिया, उसे अपलोड भी कर दिया है आपके चैनल पे। आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फसलों का त्योहार। चैप्टर को सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। लेखक क्या कहते हैं? इस कहानी को जिन्होंने लिखा उसके लेखक कहते हैं सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी एक प्रकार का बर्तन होता है, ठीक है, या फिर कढ़ाई कह लो, जिसमें आग जलाया जाता है ठंडे के दिनों में, ठीक है। तो क्या होता है, जो ठंडी के समय में क्या होता है, जो बोरसी होता है जिसमें आग जलाया जाता है, उसमें आग जला के हाथ तापते तापते सारा का सारा दिन निकल जाता है, ठीक है। ठंडा इतना रहता है ना कि उस बोरसी के सामने बैठे बैठे हाथ सेकते, मतलब पैर सेकते, शरीर को आग, मतलब आग तापते हुए सारा का सारा समय निकल जाता है। ऑथर कहते हैं ऐसा। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए। खिचड़ी एक प्रकार का त्यौहार होता है। हम लोग देखेंगे खिचड़ी किस तरह का त्यौहार है, ठीक है। खिचड़ी का त्यौहार जनवरी में होता है, जनवरी के आसपास होता है, जनवरी के मध्य में इसे मनाया जाता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे मनाया जाता है। मेनली हम लोग जनवरी के मध्य में मानेंगे, ठीक है। तो खिचड़ी के समय क्या होता है ना, जो गर्मी की शुरुआत होती है वो उसी समय से हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं लेखक कहते हैं खिचड़ी की समय इस समय से शुरुआत, खिचड़ी कह रहा हूं मैं, धूप की जो गर्माहट है इस समय से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हम सूरज के इंतजार में उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। मतलब अभी भी सूरज नहीं निकला है, ठीक है। सूरज का नामो निशान नहीं है अभी भी, मतलब ठंडा है ही। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। लेखक कहते हैं 10 दिन हो गए लेकिन 10 दिन से सूरज अभी नहीं निकला। लापता मतलब गायब है, मतलब निकला नहीं, इसका मतलब यही हुआ। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठंड इतना था कि लेखक कहते ठंड इतना था कि आज रजाई से, बेड से, मतलब वही कह लो, बेड पे रजाई के अंदर बैठे हुए थे, सोए हुए थे, ठीक है। तो उसमें से निकलने का उनका हिम्मत नहीं कर रहा था, उनका साहस नहीं हो रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। जब आप खिड़की से बाहर देखोगे, खिड़की से ऑब्वियस अगर आप बाहर देखोगे तो ठंडे के समय में आपको समय का अंदाजा नहीं पता चलेगा। अगर बिना घड़ी घड़ी देखे हुए अगर आप बाहर देखते हो तो आपको समय का अंदाजा बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि ठंडा के समय में सूरज तो निकलता नहीं है। सूरज की तीव्रता से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाइम कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ठंडी के समय में तो सूरज नहीं निकलता। लेकिन घर में जो चहल पहल हो रही है, उठ बैठ हो रही है, हल्की फुल्की जो आवाज आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतलब कि अभी समय कितना है, ठीक है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की नहीं, आयल की ना। लेखक कहते हैं रह रह के हर थोड़े थोड़े देर पे चापाकल की आवाज सुनाई देती थी। गांव घरों में क्या होता है, चापाकल ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। चापाकल समझ रहे हैं, हैंडपंप। तो उससे पानी गिरने की आवाज आ रही थी, तो कई लोगों की हाँकने की आवाज आ रही थी, मतलब कोई किसी को आवाज दे रहा था, ठीक है। और एक आवाज ये भी सुनाई देती है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। कोई व्यक्ति किसी से कहता जा दौड़ के जाके देख केरा का जो पत्ता है वो अभी तक आया कि नहीं। कोई किसी से कह रहा, ये बातें लेखक के कानों में सुनाई दे रही है। और ये सारी की सारी चीज कैसे सुनाई दे रही है? जैसे भी सुनाई दे रही है उन्हें, वो बेड पे लेटे लेटे रजाई के अंदर ये सारी चीजें सुन रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए, फिर एक और आवाज सुनाई देती है, आज ई लोग के उठे के नईखे नईखे का, बोल जल्दी तैयार होकर। फिर उसमें से एक आवाज ऐसी भी सुनाई देती है, आज इस लोग को उठना नहीं है क्या, बोल इस लोग को जल्दी तैयार होगा, ठीक है। कोई आवाज इस तरह का आवाज आता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो लोग अभी भी रजाई के अंदर बैठ पड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, बोल इन सारे लोगों को जल्दी उठने के लिए। अब तो उठने में ही भलाई है। तो लेखक कहते अब तो उठने में ही भलाई है, अब उठने में ही अच्छाई है, ठीक है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सब लोग, घर के जितने भी सदस्य थे, सब लोग नहा धोकर एक रूम में जमा होते हैं, ठीक है, एक कमरे में जमा होते हैं। दादा और चाचा ने क्या सभी चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। दादा और चाचा ने बहुत ही चमकीला धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। दादा और चाचा ने सफेद कलर की धोती और कुर्ता पहने हुए हैं।
खिचड़ी में ऐसन ठार हम पहले कबो न देखनी सारा दे कनकना देते। फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। खिचड़ी में ऐसन ठार हम पहले कबो न देखे नी सारा दे कनकना देता। खिचड़ी जो मैंने बताया, खिचड़ी एक प्रकार का त्यौहार है, ठीक है, जो जनवरी के आसपास में होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो कह रहा है खिचड़ी में इतना ठंडा हमने आज इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा, पूरा देह कनकना देता है। ठंडा में जनवरी का समय ऐसा होता है ना, ठंडा तो होता ही है, साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो वो ठंडा हवा जब आपके शरीर पे लगता है ना, तो आपके शरीर को थरथरा देता है, कनकना देता है अंदर से, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कनकना देना ही समझिए, ठीक है। पूरा अंदर से देह मतलब थरथरा जाता है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। पापा ने उनसे कहा, जिन्होंने भी ये बात कही कि खिचड़ी में ऐसा ठार पहले कबो न देखी, तो पापा ने उनसे कहा आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। धोती में दो लोग थे, चाचा थे और दादा थे। उन दोनों में से किसी को कहते हैं कि लग रहा है आज इन दोनों में से किसी एक को क्या बोलते हैं, ठंडा ज्यादा ही लग रहा है धोती में। चलिए आगे देखते हैं। दोनों में से किसी एक को कहते हैं, यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि दादा को कहा या चाचा को कहा, और ये भी नहीं बताया गया कि खिचड़ी में ऐसा ठार हम पहले कबो न देखनी सारा देख कनकना देते। ये वाक्य किसने कहा? सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया किसी कहती, एक चारपाई होता है, छोटा सा चारपाई होता है, पीढ़िया कह लो, ठीक है, जिसपे बैठा जाता है, ठीक है। तो दादी का आज किस तरह का ड्रेसअप है? दादी ने खादी की सफेद साड़ी पहने हुए हैं, ठीक है, और किस पे बैठी हुई? सामने एक मछिया उस पे बैठी हुई थी। आज दादी ने अपने बाल धोए, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। लेखक कहते हैं दादी ने आज अपने बाल को धोया है, ठीक है, और दादी के बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सेमल की जो रुई होती, सॉफ्ट हल्के फुल्के, उस तरह के बाल उनकी दादी के लग रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। अगर आप दादी के बालों को बारीकी से गौर से देखोगे तब भी आपको उसमें से एक काला बाल नहीं दिखेगा, ऐसा लेखक कहते हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी आज। दादी बहुत ही धुली धुली कहने का मतलब आज बहुत ही फ्रेश लग रही है, आज नहाई धोई लग रही है, ठीक है। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। उनके सामने क्या, एक पत्ता बिछा हुआ है, ठीक है, कुछ पत्ते कतार में रखे हुए, हो सकते बहुत सारे पत्ते एक कतार में एक लाइन में रखा हुआ, और उस पत्ते पे तिल है, मीठा जिसे गुड़ कहते हो, ठीक है, और चावल है, कतार में रखे हुए हैं, छोटे छोटे ढेर हो उसके, छोटे छोटे टुकड़े में रखे गया है दादी के सामने। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। लेखक और बाकी परिवार के सदस्य को क्या कहा गया? इस सभी चीजों को जो नीचे रखे हुए हैं, उस सभी चीजों को बारी बारी करके सबको प्रणाम करना, उसे छूना और प्रणाम करना है। ये एक रीति रिवाज होगा। देखिए, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। जब घर के सारे सदस्य लोगों ने जो ये ट्रेडिशन था उसे कर लिया, तब जितने भी वो जो छोटे छोटे टुकड़े में जो गुड़ था, तिल था, मीठा चावल था, उस सबको एक साथ इकट्ठा किया गया और उसे एक जगह दान कर दिया गया, ठीक है। तो सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा किया, जमा किया गया और दान कर दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी है। एक दीदी है उनकी, तो उसे प्यार से वो शायद अप्पी दीदिया बुलाते हैं। जो उनकी दीदी है वो बुरी तरह से आज फंसी, बहुत ही गंदे तरीके से फंसी। अब देखिए किस तरीके से फंसी। उन्हें ना तो चूरा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। आज जो त्यौहार था, आज के त्यौहार में आज दही चूरा खाना कंपलसरी होता है और साथ में खिचड़ी खाना कंपलसरी होता है, ठीक है। और ये दोनों चीज उनकी अप्पी दीदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर आज ये भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आज फरमाइशी नाश्ता आज चलेगा नहीं। आज किसी को भी उनके फरमाइशी की खाना नहीं मिलेगी। खाना है तो भाई दही चूरा खाना है या तो खिचड़ी खाना है, वरना फरमाइशी नाश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अप्पी दीदिया आज बुरी फंसी है, क्योंकि आज उसे फरमाइशी नाश्ता तो मिलने वाला नहीं है। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। हाँ, आगे देखो लिखी दिया गया, उन्हें दोनों ही चीज खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बस दही चूरा खा के रह जाओ, दही चूरा के साथ साथ खिचड़ी भी खाना पड़ेगा, दोनों ही कंपलसरी है। आज खिचड़ी जो है, लेखक कहते आज खिचड़ी जो है, कारण यह कि आज खिचड़ी का त्यौहार है, इसलिए दही चूरा खाना पड़ेगा साथ साथ खिचड़ी। खिचड़ी
खिचड़ी किस तरह का त्योहार, आप देखते चलो कि पता चल जाएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको पूरा, हम लोग जब तक चैप्टर नहीं देखेंगे। चैप्टर में खिचड़ी से ही रिलेटेड सारा चीज बताया गया। देखते क्या होता है आगे। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, यहाँ देखिए, खिचड़ी खाने के बाद गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। जब सब लोगों ने खिचड़ी खा लिया तो खिचड़ी खाने के बाद जो तिल, गुड़ और चीनी के जो तिलकुट है, तिलकुट आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे पिक भी दे दूंगा तिलकुट किस तरह का। तिलकुट एक खाने वाला होता है, ठीक है, छोटा लड्डू मिठाई की तरह समझो, उतना उतना आकार का होता है। यहाँ पे मैं पिक दूंगा, आपको पता चल जाएगा तिलकुट किसे कहते हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने तिलकुट को बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े स्वाद के साथ खाया। खाते खाते मैं सोच रहा था कि इतनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, खाते खाते मैं सोच रहा था कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। जो लेखक है वो अपने मन में सोच रहे थे ये खिचड़ी भी कितनी अलग है ना जो आज हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से अलग है वो देखिए। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। लेखक कहते हैं जो स्कूल में वो जो खिचड़ी मनाया करती थी उनकी भी एक अलग ही तरीके होते थे, अलग ही मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको, अलग ही खुशी होती थी, अलग ही मस्ती होती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। छुट्टी के दिनों में क्या करते थे, नाव में बैठकर, लेखक नाव में बैठकर अपने दोस्तों के साथ, जो भी उनके साथ थे, नाव में बैठकर वो गंगा नदी की सैर करते थे, गंगा नदी में घुमा करते थे। और फिर गंगा नदी में कहीं कहीं पे जो टापू होती थी, जब गंगा नदी के जब पानी लेवल कम होता है ना तो कहीं कहीं जगहों पे है ना बालू दिखने लगता है, ठीक है, कहीं कहीं पे पानी सूखा होता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, पतंग उड़ाया करते थे। और पतंग नहीं भी उड़ता था तो भी पतंग उड़ाने की कोशिश किया करते थे। कितना मजा आता था उस पलों को याद करके। लेखक को उस पलों को मतलब आपसे बता रहे, शेयर कर रहे हैं, ऐसी चीजें करने पे उसे बहुत मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। लेखक कहते हैं कि थोड़ी दूर पे हम लोग पतंग उड़ाया करते थे और कुछ ही दूर पे उनके देखिए, उनके गुरुजी, विमला दीदी, दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब लोग मिलकर ईंट से बने चूल्हे बनाते थे, ईंट का चूल्हा बनाते थे। और उस चूल्हे पे बड़ा कढ़ाई रख के, कढ़ाई जिसमें सब्जी बनाई जाती है, उस कढ़ाई को रख के उसमें खिचड़ी बनाया करते थे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, लेखक क्या कर रहे थे, दूसरी जगह अपने टापू पे पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। और वहीं उसके विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया ये सारे लोग ईंट से चूल्हे बनाकर उस पर बड़े कढ़ाई रख के खिचड़ी बना रहे थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। बीच बीच में लेखक क्या किया करते थे, लेखक और उनके जो मतलब दोस्त लोग थे, क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए पतंग उड़ाना रोक के, मतलब उसे भी आराम दे के पतंग को थोड़ी देर के लिए आराम दे देते थे और उनके साथ हाथ बटा देते थे प्याज काटने में, प्याज छीलने में और मटर छीलने में, ठीक है। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। उस तरह की जो खिचड़ी है जिस तरह की वो खाया करते थे स्कूल के समय में, उस तरह की खिचड़ी उसे दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्योहार। लेखक कहते हैं ढंग कैसा भी, तरीका कैसा भी हो करने का, ठीक है, पर ये जो त्योहार है, त्योहार तो है खुशियों का त्योहार है। देखिए आगे क्या होता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जो आप अभी तक जो हम बोलते आ रहे थे, खिचड़ी त्योहार किस लिए मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह का जो समय होता है ना, ठीक है, उस समय लगभग कोई ना कोई फसल से जुड़ा त्योहार मनाया ही जाता है भारत के अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशियां बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। कुछ लोग त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनका फसल अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ फिर से मैं बोला,
कोई फसलों की तैयार हो जाने पर खुशी बांटता, कई लोग इस खुशी में त्योहार मनाता है कि उनकी फसल जो है अच्छी तैयार हो, अच्छी तैयार हो। ठीक है, तो कुछ लोग उस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। तो कुछ लोग इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं? वो लोग त्यौहार इसलिए मनाते हैं, जो फसल होगी ना उस फसल में जो कीट जो होती है, कीड़े जो होती है जो फसल को बर्बाद कर देती है, वो कम से कम लगेगी, फसल बर्बाद नहीं होगी, फसल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, फसल की उपज अच्छी होगी। तो कुछ लोग इस उम्मीद से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो कुछ लोग इस उम्मीद से मनाते हैं कि इस बार सूरज की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होगी। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो खड़ी फसल जो है, खड़ी फसल एक प्रकार का फसल होता है। ठीक है, तो उसमें तेजी से वृद्धि होगी, मतलब तेजी से वो बढ़ेगा। 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं, राबी क्रॉप्स होते हैं, ज़ैद क्रॉप्स होते हैं। 3 तरह के मेजर क्रॉप्स होते हैं। तो उस खड़ी फसल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खड़ी फसल को है, जो खड़ी टाइप के जो फसल होते हैं ना, उनको बहुत ही पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी चाहिए। ठीक है, सूरज की गर्मी चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। अलग अलग जगहों पे लोग अपने अपने तरीके से, लोग अपने अपने ट्रेडिशन से, रीति रिवाज से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन लोग क्या करते हैं? अच्छी पैदावार, मतलब फसल की जो पैदावार होती है, मतलब फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो। ठीक है, और जो उस समय कुछ ऐसा, उस समय ऐसा भी होता है कि फसल का कटाई का भी समय होता है। जो फसल पहले बोया गया है उस फसल को काटने का भी समय आता है। ठीक है, तो जो फसल काट के जो घर पे लाया जाता है उस खुशी को भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक तो फसल रोपा जाता है, एक तो फसल काट के लाया जाता है, दोनों उस समय होती है। नए फसल को उगाया भी जाता है, नए फसल का रोपनी भी किया जाता है, और जो फसल को पहले से रोपनी कर दिया जाता है उस फसल की कटाई होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। ठीक है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इस त्यौहार को हम लोग मकर संक्रांति या तिल संक्रांति से जानते हैं। असम में बिहू, असम में हम इसे किस नाम से जानते हैं? बिहू नाम से। केरल में ओणम, केरल में हम इस त्यौहार को ओणम से जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ा त्यौहार है। गुजरात में इस त्यौहार को किस नाम से जानते? पतंग। तो ये जितने भी त्यौहार बताए मैंने, वो त्यौहार कहीं ना कहीं फसल से ही जुड़ा त्यौहार है। ठीक है, एग्रीकल्चर से या फिर क्रॉप से रिलेटेड। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये भी जो मैंने त्यौहार अभी बताया वो भारत के अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में बनाया जाता है। और इसका समय यहाँ पे लेगा, जनवरी के मध्य से ये पर्व सब शुरू होता है और अप्रैल के मध्य तक चलता है। सॉरी, कुछ त्यौहार है जो जनवरी में शुरू होता है, कुछ त्यौहार है जो जनवरी में मनाया जाता है, कुछ त्यौहार है जो अप्रैल में मनाया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में मनाया जाता है, लेकिन ये एक टाइम डिफाइन कर दिया कि जनवरी से अप्रैल के बीच तक बनाया जाता है फसलों का त्यौहार। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में जो त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार का नाम है सरहुल, फसलों का त्यौहार, वो बहुत बड़े जोर शराबे से मनाया जाता है, बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। सब लोग इंटरटेन करते हैं, मतलब बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, बड़े जोर शोर से। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। ये एक ऐसा त्यौहार है झारखंड का, फसलों के त्यौहार की बात करें तो ये त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जो ट्राइबल पीपल जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, ग्रुप है। कोई बड़ा जात का होता है, कोई छोटा जात का होता है। तो वो जो जातियां है ना, ठीक है, झारखंड में जो जाति है, अलग अलग जाति, वो अलग अलग समय पे मनाती है। संताल लोग फरवरी मार्च में, तो ओड़वा लोग इससे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। 2 जाति की बात यहाँ पे की गई, एक तो संथाल और दूसरा ओड़वा। तो संथाल लोग इसे कब मनाते हैं? फरवरी से मार्च के बीच में मनाते हैं। तो ओड़वा लोग इसे मार्च या अप्रैल के बीच में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में मेनली आपको आदिवासी लोग ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अभी भी उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी वहाँ के लोग हैं ना, प्रकृति के साथ घुले मिले रहना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग ज़्यादा मॉडर्न नहीं है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे जगह मतलब सब लोग आदिवासी है, वहाँ भी अभी बहुत सारी चेंजेस हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया जो वहाँ जहाँ पे लोग आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, उनके तौर तरीके आदिवासी से मिलते जुलते हैं। तो वहाँ के लोग हैं ना जनरली प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल की पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल का जो पर्व है मेनली उस दिन किस चीज़ की पूजा की जाती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। ये एक ऐसा समय है जब साल के जो पेड़ है उसमें फूल आने लगते हैं, नए नए फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुहाना हो जाता है, ठीक है, मौसम में ताजगी आ जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। डजंट मैटर वो लड़का है या लड़की, स्त्री है या पुरुष, दोनों ही मिलकर ढोल मंजीरे के साथ जो भी बजाने वाला मिल, आप यहाँ पे देखते हैं ढोल मंजीरा, आप देख रहे हो बच्चे लोग भी लिए हुए हैं, उसे लेकर रात भर नाचते गाते हैं, ठीक है, उस फसलों को सेलिब्रेट, फसलों के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। झारखंड का इलाका जो है ना उसमें पहाड़, झारखंड में पहाड़ी इलाका भी पाया जाता है जिसके अंदर बड़े बड़े साल के वृक्ष है, ठीक है, साल का वृक्ष बहुत बड़ा बड़ा होता है जिससे कि वो जंगल पूरा लगता है, ठीक है। वैसे भी झारखंड का इलाका बहुत ही जंगल से घना, मतलब जंगल से भरा हुआ है, ठीक है, और साथ में आसपास में छोटे छोटे गांव, वहाँ के मतलब दृश्य को बता रहे लेकर कि झारखंड में किस तरह का सीन होता है। दूर दूर तक घाटियाँ होती है, पहाड़ होते हैं और लंबे लंबे साल के वृक्ष होते हैं और पूरा जंगल ही जंगल होता है और आसपास तो छोटे छोटे गांव होते हैं, ठीक है। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं झारखंड के लोग? जो घर के जो अगला हिस्सा होता है, जो फ्रंट हिस्सा होता है वो मिट्टी का होता है, उसे लिप पोत देते हैं, गोबर, कई लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने घर को, जिनकी घर मिट्टी से बनी होती है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, जिनके घर मिट्टी की बनी होती थी तो उसे प्लेन करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते थे या फिर मिट्टी से लिपा पोती करते थे, जो ऊपर खबर रहता उसे मिला दिया करते थे। तो सब लोग अपने घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करते, आगे के घरों को सजा, जो घर का जो आगे वाला मेन फ्रंट है उसे सजा देते हैं और सब लोग बाहें में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आगे देखिए। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन वो क्या करते हैं? डांस करते करते, सब लोग ग्रुप में डांस करते करते सबके एक एक करके घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। और क्या करते हैं? फूलों के पौधे लगाते हैं, सबके घरों में फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा, घर घर से चंदा मांगने की प्रथा ट्रेडिशन है, मतलब घर घर से डोनेशन लेना, पैसे लेना, ठीक है, ताकि उस फसल त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पर आपको अब देखिए हैरान होंगे, चंदे में वो क्या मांगते हैं। देखिए चंदे में वो मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। चंदे में क्या मांगती है? मुर्गा, चावल और मिश्री। गजब है भाई, मुर्गा चाहिए चंदे में। अब मुर्गा कौन लेता है? फिर भी देखते चलिए क्या होता है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। ये तो हो गया फसलों का त्योहार, जितना खेलना कूदना था, नृत्य करना था वो कर लिया। अब खाने पीने का प्रोग्राम चलेगा और थोड़ा बहुत खेलने का, ठीक है, क्योंकि हर त्योहार कोई भी हो, त्योहार किसी भी तरह का हो, अगर उसमें हम लोग अच्छे अच्छे खाने नहीं खाए तो वो त्योहार किस बात की? चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे कोई भी पर्व हो, तो हम लोग अगर उस त्यौहार में अच्छे अच्छे खाने नहीं खाएंगे तो वो उस त्यौहार का मजा ही नहीं आएगा। तो ऐसा ही कुछ सीन है, ठीक है। अब खाने पीने का प्रोग्राम चलेगा। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। पूजा, मेन पूजा जो होता है वो तीसरे दिन जाकर होता है और तीसरे दिन लोग क्या करते हैं, जो सरई का जो फूल होता है वो अपने कानों में लगा लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन है, प्रथा है, कस्टम है, रिचुअल्स, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो करते हैं ऐसा लोग। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। माना जाता है आज से ही मतलब इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वसंत ऋतु आप समझ रहे ना, एक ऐसा ऑटम सीजन जिसे कहते हैं, मौसम बड़ा ही सुहावना हो जाता है। जो प्लांट होते हैं अपने डेड लीफ को, मतलब तो डेड लीफ को हटा के, रिमूव करके नए लीफ को लाते हैं, ठीक है। जो उसके जो पुराने पत्ते वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते उसमें उगने लगते, ठीक है। हवा सन 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 चलेगी, ठीक है। तो इसी तरह का मौसम को ऑटम सीजन कहते हैं।
हल्की हल्की बारिश भी होगी। धान की भी पूजा होती है इस समय, क्या होती है, तीसरे दिन क्या होती है, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया हो जाता है। जिस धान की पूजा की जाती है इस बार, इस धान को अगले फसल के लिए बचा के रखा जाता है ताकि उसे अगले फसल में बोया जा सके, ठीक है, रोपा जा सके। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा कोई भी त्योहार हो उसे हम किस नाम से जानते, पोंगल नाम से। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती है। इस दिन क्या होता है, जो खरीफ की फसल होती है, मैंने बताया 3 तरह की फसल होती है, राबी होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है, ठीक है, सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। रबी क्रॉप्स का टाइम अलग होता है, हार्वेस्टिंग का अलग होता है, और सोइंग का टाइम अलग होता है। खरीफ का सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम अलग होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जायद क्रॉप जो है उसका भी हार्वेस्टिंग और सोइंग टाइम अलग होता है। तो इस समय क्या होता है, यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसकी कटाई होती है, उसकी हार्वेस्टिंग होती है। और किस किस तरह के फसलें यहाँ से कटाई होकर आती, चावल आती, अरहर आती है, ये सारी चीज कटकर सभी के घरों में, जो लोग किसान है उसके घरों में ये सारी चीजें चली जाती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते। धान का क्या काम है, धान से ही तो कूटकर चावल आता है, तो लोग नए धान जो होते हैं उससे कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता, सॉरी, हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता, अच्छा मैंने सही बोला था। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हर घर में क्या होता है, हर घर में लोग क्या बोलते हैं, एक नया मटका लाते हैं, उस नए मटके में चावल रखते हैं, दूध रखते हैं, गुड़ रखते हैं, ठीक है, और उस तीनों को मिलाकर उस मटके में रख देते और उसे धूप में रख देते हैं। देखिए आगे धूप में रख के क्या करते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, हल्दी को शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते। साबुत मतलब समुच्चा को समुच्चा, ठीक है। हल्दी का जो प्योर फॉर्म होता है उसे मतलब मटके के मुंह जो होता है, जिस साइड से आप उसमें सारी चीजें डालोगे, चावल, दूध, गुड़, ये सारी चीज डालोगे, उसके चारों ओर उसे बांध दिया जाता है हल्दी को, ठीक है, बिना तोड़े हुए जैसे हल्दी उसे बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है, और इस मटके को जो धूप होती है, धूप की किरणों के पास, धूप की किरणों में 10:30 से 12 बजे तक इसे रखा जाता है, ठीक है। जैसे ही धूप में उफान आती है, जैसे धूप में तीव्रता आती है, उसकी जो गर्मी ज्यादा हो जाती है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, और जो चावल और दूध जो है उस मटके से बाहर निकलने और गिरना शुरू हो जाता, तो देखिए क्या होता है, पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। जैसे ही चावल गिरता, चावल दूध उस मटके से गिरना शुरू हो जाता है, तो लोग चीख चीख कर जोर जोर से कहते हैं पोंगला पोंगल पोंगल पोंगला। ये उनके मतलब क्या बोलते हैं, खुशी मतलब खुशी करने का एक तरीका है, खुशी करने का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और कहते हैं खिचड़ी में उफान आ गया, ठीक है, लोग कहते हैं खिचड़ी में उफान आ गया, खिचड़ी में उफान आ गया। तो इस तरह की चीजें वहां होती हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब हम दूसरी ओर गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में किस तरीके से फसलों का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। गुजरात में फसलों का जब त्यौहार होता है, अगर आप गुजरात किया और अगर आपने पतंग नहीं उड़ाया तो उस त्यौहार को अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएंगे तो शायद हर आकार और रंग रूप के पतंग आकाश में लहराती हुई मिलेगी, ठीक है। लेखक कहते हैं अगर गुजरात में अगर आज के दिन, जिस दिन ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा, अगर आप अपने सर को आसमान की तरफ करेंगे, अपनी आंखों को आसमान की तरफ करेंगे, तो आपको हर तरह के आकार के, हर अलग अलग कलर के, हर तरह के डिजाइन के पतंग आपको आकाश में देखने को मिलेंगे, और वो लहराती रहेगी, मतलब खिलते रहेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। गुजराती का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी धर्म से नाता रखता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का, बड़ा हो छोटा, डजंट मैटर, पतंग उड़ाने में सब लोग इंटरेस्टेड है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। जब हजारों लाखों की तादाद में, संख्या में जब पतंग उड़ाया जाता है गुजरात में, तो इस पतंग के कारण जो धूप की जो किरण होती है और जो सन भी है वो ढक सा जाता है। आगे देखिए, आगे अब हम बात करते हैं कुमाऊं।
कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं एक जगह का नाम है, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से ये हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल के पास का ये इलाका। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन क्या किए जाते हैं? आटे और गुड़ को एक साथ मिलाकर पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। जो पकवान बनाए जाते हैं उसके अलग अलग के शेप एंड साइज दिए जाते हैं। जैसे डमरू का शेप दे देते हैं, तलवार का शेप दे देते हैं, दारिम का फूल आदि, दारिम का एक फूल होता है उसका भी शेप दे देते, आकार दे देते हैं, ठीक है। बच्चे लोग इस तरह की चीजें ज्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। जब उनकी माँ बना रही होती ये सारी चीजें तो अपने अपने मतलब की डिमांड रखते कि मम्मी ये वाला फूल बना दो, ये हेलीकॉप्टर बना दो, ये वो बना दो, मतलब अलग तरह की ये गुड़िया बना दो, ये सारी जहाज बना दो। तो इस तरह की चीज बनाए जाते हैं, ठीक है। पकवान को इस तरह के शेप में बनाया जा रहा है, तलवार, डमरू, दारिम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पकवान जब बन जाते हैं तो उसे एक माला में पिरोया जाता है, मतलब एक धागा के अंदर उसे मतलब धागा के अंदर फंसाया जाता है, ठीक है। जैसे मोती आपने देखा, मतलब माला देखा है ना, माला को क्या करते हैं, सारा माला को उस धागा में फंसाया जाता है ना, पिरोया उसी को कहा जाता है। तो माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। माला के बीच में क्या की जाती है? संतरा और गन्ने को भी पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते। अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे इस काम को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, ठीक है, बड़े खुशी के साथ इसे करते हैं। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। ठंड के कारण जो पक्षी होते हैं पहाड़ी इलाकों के, वो वहां से चले जाते हैं, वैसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल हो उनके लिए, ठीक है। माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। उन सारे पक्षियों को वापस बुलाने के लिए उन पहाड़ों में बच्चे क्या करते हैं? उस माले में जो पकवान पिरोया गया उस पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और एक गीत गाते हैं। देखिए और क्या गाते हैं वो, कौवा आओ घुघुत आओ ले कौवा बड़ो, मौत के दे जा सोने का घरो, खा ले पूरी मौत के दे जा सोना के छुड़ी, ठीक है। कौवा को आने के लिए कह रहे, घुघुत को आने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं, और जिस चीज की उनकी कामना हो, जिसे वो मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी ऐसी कोई भी चीज जिसे वो चाहते हैं, जिसे वो पाना चाहते हैं, या फिर अपने आने वाले समय में उसकी कोई डिजायर है, ठीक है, कि वो उसे मिल जाए, तो उसकी प्रार्थना करते वो, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो आपने देखा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग कस्टम से लोग किस तरीके से इस फेस्टिवल को, इस फसलों के फेस्टिवल को मनाते हैं। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुड़ चावल और दूध की खीर बनाई जाती है। तो कहीं ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे 5 तरह के अनाजों का खिचड़ी बनाया जाता है, 5 तरह के अनाजों को मिला के खिचड़ी बनाया जाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा भी जगह है जहाँ पे लोगों का भारी संख्या में नदी के लिए स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ जाता है, ठीक है। स्नान मतलब नहाने के लिए भीड़ उमड़ जाता है। इस फसलों के त्योहार में लोग नदियों में नहाने के लिए चले जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। ठंड का समय रहता है लेकिन एक डुबकी तो वो जरूर लगाएंगे उस नदी में। उस ठंड में भी एक डुबकी उस पानी में लगा ही लेते हैं, क्योंकि भाई ये त्योहार है, ठीक है, रिचुअल्स है, मतलब पहले से हमारी संस्कृति है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं, तौर तरीके हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। ऐसे जगह जहाँ पे ये लोग नहाने जाते हैं इतना भीड़ रहता है, कारण यह हो जाता है कि वहाँ पे जो तिल रखने का जो सिस्टम होता है, मतलब तिल रखा जाता है, ठीक है, तो वो भी रख नहीं पाते लोग, उनके उस तिल को रखने के लिए जगह भी नहीं मिलता क्योंकि भीड़ इतना हो जाता है उस जगह पे। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना,
तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन में तिल डालकर स्नान करना, ठीक है, तिल को पानी में रख के स्नान करना, तिल दान करना मतलब तिल किसी को दे देना, आग में तिल डालना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है, विशेष भूमिका रखता है। ये सारी चीज फसलों के त्यौहार में की जाती है। तिल जो है तिल संक्रांत में अहम हिस्सा निभाता है, ठीक है। तिल के बिना तिल संक्रांत अधूरी होती है। जो खिचड़ी के अलग अलग जगहों पे जो नाम बोली जाती है, तो इस तिल के बिना ये त्यौहार अधूरी सी हो जाती है। तुम्हारे घर या इलाका में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जाए। लेखक आपसे पूछते हैं कि आपके घर और जिस इलाका में आप रहते हो उस इलाका में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, कौन से तरीके, किस तरह के अंदाज में आप लोग बनाते हो। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। आप जिस त्यौहार को मनाते हैं उसे खिचड़ी कहा जाता है, या पोंगल, या मकर संक्रांति, या फिर कुछ और कहते हो आप उस त्यौहार को। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो, या फिर कोई ऐसा भी त्यौहार है जो फसलों से जुड़ा हुआ और आप उसे दूसरे तरीके से मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाका में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आप एक ही इलाका के, आप लोग एक ही ग्रुप, मतलब आपके घर के आसपास के जो लोग हैं वो इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, अलग अलग मतलब अपने अंदाज में मनाते हैं, ठीक है। और कभी तो आपने देखा खिचड़ी एक फसल का त्यौहार है जिसमें लोग फसलों के लिए त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कुछ लोग फसल मनाते इसलिए ताकि उस फसल की अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, जो फसल जो ग्रो होगी उनसे उनका बहुत अच्छा फायदा हो, उनमें कोई तरह की पाल नहीं, मतलब जो फसल वो रोप रहे हैं उसमें किसी तरह का कीटाणु न लगे, किसी तरह का कीट न लगे, कीड़ा नहीं लगे और उसकी फसल बर्बाद नहीं हो। बहुत सारे आपने देखा होगा इंडिया में हर साल बहुत सारे किसान लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। तो इसीलिए इस फसलों की पूजा की जाती है ताकि ऐसा करना न पड़े उन्हें, उनका घर खुशहाल रहे। जब हार्वेस्टिंग का समय होता है तो उस समय ये उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी हो, फसल की कटाई अच्छे तरीके से हो। तो मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट करते हैं कि फसल अच्छी हो, फसल से इनका अच्छा विकास हो। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे फसलों के त्यौहार को मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे हल करने में आपका पूरा सहायता करूंगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपके पास होगा। तब तक के लिए आप लोग पेशेंस रखें और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से करें। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चन आंसर भी करें। सो देन थैंक यू। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।